हेलो दोस्तों और साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हम अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अप्रैल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्या हमारे समसामयिक की रही इंटरनेशनल और नेशनल। तो चलिए बात करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान 100वीं G20 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होने वाला है ए, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश में 100वीं G20 बैठक का आयोजन किया गया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये 100वीं बैठक थी और इसमें एक चीज स्पेशल भी हुई, इसलिए भी ये आपको आपके लिए एक स्पेशल चीज हो सकती है। कैसे? हमको पता है कि पिछले 6 महीने से भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो यह बैठक अपने 17 अप्रैल 2023 को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा की गई। ये बैठक कृषि पर आधारित थी, इसलिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई। और इसमें जो मैंने बताया आपको इम्पोर्टेंट चीज है वो यह है कि इसी बैठक में महर्षि नाम से एक मिशन चला गया है, जिसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करते हैं वो मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। ये दोनों चीज आपसे कैसे पूछ सकता है कि महर्षि जो पहले इसका शुभारंभ G20 की कौन सी अध्यक्षता में किया गया, या फिर इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है आपको। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत में G20 के बारे में कुछ हम स्पेशल चीजें देख लेते हैं। जैसे भारत में G20 का शुभारंभ 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहने वाला है। इसकी थीम होगी अपने वसुधैव कुटुंब। वसुधैव कुटुंब का मतलब अपनी जो संस्कृत में वेद और उनमें बताया गया है कि ये जो पूरी दुनिया है ये हमारा एक परिवार है। तो इसी को थीम को लेते हुए इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया गया है। वैसे वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, मतलब सभी चीजें एक हैं और सभी के लिए एक ही है, तो हमें इसको बचाना है। तो इसीलिए ये दोनों जो थीम इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी गई है। हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम और इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और जो G20 के जो सदस्य होते हैं, अलग अलग देशों से जो प्रतिनिधि आते हैं, उनको शेरपा कहा जाता है। तो इसी के साथ साथ जो भारत के शेरपा हैं वो अमिताभ कांत है। ये नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं पहले। फिर आते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन में। हाल में भारत को संयुक्त राष्ट्र में निम्न में से किन निकायों का सदस्य चुना गया है? हम जानते हैं कि UN एक बहुत बड़ी काउंसिलिंग है, जिसमें बहुत सारे देश आते हैं और बहुत सारी इसमें संस्थाएं अलग अलग बनी हुई है। तो इन्हीं संस्थाओं के कुछ अध्यक्ष सदस्य हर साल बदलते रहते हैं या जुड़ते रहते हैं। तो इस साल भारत के को निम्नलिखित में से किसी भी तीन आयोग का सदस्य चुना गया है। और इन सदस्यों में से चार में से वो तीन आयोग कौन से हैं, यह हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन तीन में से हमारे जो आंसर मतलब जो आयोग के सदस्य बने हैं वो है, माफी चाहूंगा दोस्तों, तीसरा क ख ग और ग। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड है, उसका भारत को सदस्य बनाया गया है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट रह सकता है। SSC ऐसे सवालों पर ज्यादा प्रायोरिटी देती है, जैसे किसी देश के बारे में अलग PM कौन बनी, या ये रिपोर्ट कैसे जारी हुई, या UN को भारत में क्या बनाया गया, ऐसी चीजें लेके SSC बहुत ज्यादा तादाद में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसके लिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी दिए हैं मैंने। भारत को 4 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। मतलब इसमें 4 वर्ष के लिए इसको सदस्य चुना गया है, जिसका कार्यकाल शुरू होने वाला है 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। मतलब अगले साल से भारत इसका सदस्य के रूप में जाना जाएगा। हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है SSC या अदर एग्जाम, स्टेट एग्जाम्स के लिए। क्योंकि एक साल भर से ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गए यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चलते हुए। और मेन कारण यही था कि नाटो का सदस्य बनना है नहीं बनना है, बनना है नहीं बनना है। और इसी को देखते हुए जो फिनलैंड देश है उसने नाटो की अध्यक्षता के सदस्यता स्वीकार कर ली है और वो नाटो का 31वां सदस्य बन चुका है। तो हमारा आंसर रहने वाला है फिनलैंड। नाटो क्या है, नाटो के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी मैं आपको इसी के साथ देता रहता हूँ, जो आपको दिमाग को फ्रेश रखे और
आपके बार बार रिपीटेशन होता रहे। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि नाटो है, ये 4 अप्रैल 2023 को शामिल हो गया था, मतलब 4 अप्रैल को ये शामिल हुआ। नाटो के महासचिव है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग और स्थापना 1949 में, और इसका जो कार्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम है। आप ये भी ध्यान रखना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका कार्यालय है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अंग्रेजी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हेतु कानून पारित किया गया? ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, और ये एक ग्लोबल समस्या भी है, पहले भी थी, अभी भी थी, अभी भी है। भारत में अभी भी इंग्लिश सीखने को बहुत से विद्यार्थी या लोग, बड़े वृद्धजन, ये जूझ रहे हैं कि कैसे भी इंग्लिश आ जाए तो उनका स्टेटस बढ़ जाए, कोई जॉब मिल जाए, या जॉब में कुछ अदर हो जाए, या उनकी इज्जत बढ़ जाए, इसी एक इंग्लिश बोलने से उनकी इज्जत में कोई फर्क आ जाए। तो उसी चीज को देखते हुए, ऐसा ही सेम अदर देशों में भी हो रहा था, तो इसको देखते हुए सरकार ने कानून पारित कर दिया अपनी मातृभाषाओं को बचाने के लिए, और वो देश है इटली। इटली ने ऐसा कानून बनाया है जिसमें इंग्लिश के बोलचाल पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप अपनी मातृभाषा को इस्तेमाल कीजिए, वरना आप, ये दोनों चीजें मिक्स होने लगी है और लोग अपनी मातृभाषा भूलने लगे हैं। जैसा कि अपने भारत में भी ऐसी घटना हो रही है, जैसे लोग इंग्लिश हिंदी को मिक्स कर रहे हैं और एक इंग्लिश नई लैंग्वेज बन रही है, कि मतलब एक, अगर आप कोई सा भी एक सेंटेंस बोलते हैं उसमें आपको 1 से 2 वर्ड नए इंग्लिश के उस वाक्य में देखने देखने को मिलेंगे। हिंदी, प्योर हिंदी कोई नहीं बोल रहा है आजकल। तो इसी को देखते हुए उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और एक और इसका बहुत ही बड़ा फैक्ट निकल के आया, पहले मैं बता देता हूँ। इसकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो गई, कहाँ की? इटली की। और इटली ने इसी के साथ एक जो एआई ऐप है, एआई वेबसाइट नई चल रही है, जो अभी बहुत सुर्खियों में हमें बहुत ज्यादा है, आपको इसके ऊपर पढ़ना भी चाहिए। ये क्या चीज है? ये एक चलता फिरता रोबोट ही है, और रोबोट से भी भयानक चीज है ये, जिसका नाम है चैट जीपीटी, जो आने वाले मानव भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसको भी उसने मार्च 2023 में प्रतिबंधित कर दिया। किसने? इटली ने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, चैट जीपीटी को किस देश ने अपने यहाँ प्रतिबंधित कर दिया है? तो उसका नाम होगा इटली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम को कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कार्यक्रम मैसूर कर्नाटक में आयोजित किया गया, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वयं इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। हमें पता है कि 1973 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, और कैलाश सांकला, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे। तो इसका आंसर हो गया कि मैसूर कर्नाटक। और इसमें कुछ 2-3 फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ, और आपका जानना भी इसमें इसके लिए बहुत जरूरी है। पहला, इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय बिग कैट अलायंस का भी शुभारंभ किया गया। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। आपसे पूछ सकता है कि अखिल भारतीय बिग कैट अलायंस का शुभारंभ कौन से अवसर पर किया गया था? तो आप इसमें सीधा बता सकते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष होने के कारण, या कुछ भी वो अन्य कारण दे सकता है, इसी के साथ बता सकता है। फिर अगला है, इसके साथ ही 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है इसके ऊपर, टाइगर प्रोजेक्ट के ऊपर। और इसी के अवसर पर बाघ संरक्षण के अमृत का विजन, टाइगर विजन प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट का भी विमोचन किया गया। इसका कहने का मतलब है कि जैसे हर 10 साल में जनसंख्या रिपोर्ट आती है अपने मानवों के लिए, कि जनसंख्या कितनी हो गई, वैसे ही आजकल अब टाइगर रिपोर्ट भी आती है अलग अलग तरीके से। तो उसी का 5वां चक्र, मतलब 5वीं रिपोर्ट जारी की गई इसी के मौके पर। टाइगर भाई, कितने टाइगर बढ़े, कितने कम हुए, कौन से अभ्यारण्य में कितने टाइगर है, कौन से क्षेत्र में कितने टाइगर है, उनका रेशो कितना है, या फिर उनकी डेंसिटी कितनी है कौन से अभ्यारण्य में। तो इस सब को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो आप देख सकते हैं। और आपके लिए एक आप मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस। ये आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? जो इसका शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश से किया गया, जो अपना ईस्टर्न ईस्टर्न पॉइंट भी है जिसका नाम है किबूथी, वहां से इसका शुभारंभ किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मतलब है जो अपने चीन से लगी हुई पूरी ये जो सीमा है और इस पर बसे हुए गांव है, यहाँ से लोगों का पलायन रोकना, इनको इनको डेवलपमेंट करना, और जो आधारभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली, पानी, साफ पानी, या यातायात, ट्रेन की सुविधा, ट्रांसपोर्ट,
व्यापार, बिजनेस जो भी चीज़ें हैं, इनको आधारभूत संरचना प्रोवाइड कराना कैसे भी, और इनका पलायन रोकना, उधर के इलाकों में टूरिज्म को बढ़ावा देना, मतलब एक उनकी तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना, इसी का ये मकसद है। तो इसी को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया है और ये अभी सुर्खियों में, तो आपको इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है, कहाँ से शुभारंभ किया गया? अरुणाचल प्रदेश से उत्तर का। इसमें कुछ फैक्ट है, आप देख लीजिए। इसका शुभारंभ 10 अप्रैल 2023 को किया गया है, तो आपसे डेट पूछी जा सकती है, तो आपको डेट ध्यान में रख लीजिए, 10 अप्रैल 2023 को। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमा के सभी गांवों के लोगों का पलायन रोकना, वो 5 साल के अंदर उन्हें सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो मैंने बता दिया है, 5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट के मतलब लक्ष्य रखा गया है कि 5 साल के अंदर अंदर आप इसको डेवलप कर दीजिए इन गाँवों को। फिर अगले क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई? तो इसका ऑप्शन है कोची, केरल। कोची, केरल में इसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास द्वारा अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा? जो अफ्रीका में स्थापित पहला आईआईटी होगा, तो यह है जंजीबार, तंजानिया। जंजीबार, तंजानिया, इसको एक विशेष तौर के लिए भी जाना जाता है जंजीबार, तंजानिया को। अगर आप बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, वरना मैं बता देता हूँ आगे। अगर आपको नहीं पता हो तो जंजीबार को विश्व की लौंग नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विश्व की 90% लौंग उत्पादित की जाती है, तो इसलिए इसको जंजीबार और तंजानिया का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको याद रखना ही रखना है। तो इसी में भारतीय आईआईटी ने यहाँ पर अपना पहला, अफ्रीका का पहला आईआईटी संस्थान खोला है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको याद रखना है। चलते हैं हम अपने 90वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने किस देश के 2 उपग्रहों का 22 अप्रैल को PSLV 55 से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? पहला तो ये इम्पोर्टेंट हो गया आपके, कौन से क्रमांक का ये रॉकेट है? PSLV 55। अब ये 55 कैसे है? जैसे मैं मान लूँ PSLV रॉकेट की जब शुरुआत हुई, तो जो पहला उपग्रह भेजा गया उस रॉकेट से, तो उसका नाम दिया गया PSLV 1। जैसे दूसरा उपग्रह भेजा गया उससे, तो उसका PSLV 2। तो इसी क्रमांक में इसका ये 55वां रॉकेट है जो सफलतापूर्वक भेजा गया है। ऐसे तो PSLV की 57 उड़ानें हो चुकी है, 57 टोटल उड़ान हो चुकी है, जो जिसमें से 2 अनसक्सेसफुल रही और 55 सक्सेसफुल रही। तो इन PSLV 55वां ये राउंड था PSLV का। तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर के 2 उपग्रहों को भेजा गया। और इससे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए होने वाली है कि इन उपग्रहों के नाम क्या क्या थे? तो इनके नाम थे टेलियोस 2 और ल्यूमिनाइट 4। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं का पैटर्न बदल चुका है और वो 2 ही चीज ज्यादा पूछते हैं। जैसे एक तो कौन से क्रमांक का रॉकेट था PSLV 55, और उससे कौन से 2 उपग्रह लेके गए जिनका नाम क्या था। तो ये दोनों चीजें आप पूछ सकते हैं, आपको याद रखनी है। चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रुपए में व्यापार करने के अनुबंध किया गया? मतलब हम जानते हैं कि विश्व में ज्यादातर देशों के आपस में व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, अमेरिकी डॉलर में होता है। तो भारत और एक देश है जिसने मिलकर अब भारत की जो करेंसी है रुपए, उसमें व्यापार करने के लिए अनुबंध किया है, तो वो दूसरा देश है मलेशिया। मलेशिया और भारत अब एक दूसरे का व्यापार रुपए में कर सकेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की मुद्रा रूस में अब अमेरिकी डॉलर से अधिक ट्रेड की जाने वाली मुद्रा बन गई है? तो वो आता है अभी अमेरिका के बाद टॉप पर अभी जो देश चल रहा है उसका नाम है चीन। चीन चारों तरफ छाया हुआ है अपनी नीतियों को लेकर, अपने बढ़ते हुए एरिया को लेकर। तो इसको देखते हुए चीन युआन, जो चीन की करेंसी है युआन, को इसका सही आंसर हो जाता है। और इसमें मैंने करेंसी दी है अलग अलग, जो आप याद कर सकते हैं। रूस की में रूबेल चलती है, जापान में येन और जर्मनी में यूरो। तो इसका आंसर होने वाला है चीन का युआन। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अब विश्व बैंक से संबंधित मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ जो सीधे सीधे। स्थापना जुलाई 1944 में। मैं आपको बताऊं इसके साथ दो संस्थानों की एक साथ स्थापना की गई थी।
1944 में क्या है, अमेरिका के जो हेम्पशायर शहर है उसमें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है, उसके जुलाई 1944 में। तो उसके अंतर्गत विश्व बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इन दोनों की स्थापना की गई और इन दोनों को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। तो आप इस दोनों तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि मुहावरे के तौर पर अगर पूछेगा तो ये पूछेगा सीधा कि अगर विश्व की जुड़वा बहनें किसे कहा जाता है, मतलब दोनों संस्थानों को, तो आपको विश्व बैंक और आईएमएफ को टिक करके आ जाना है। कार्यालय है इसका वॉशिंगटन अमेरिका में, अध्यक्ष है डेविड मालपास, सीईओ है अंशुला कांत और टोटल है 189 सदस्य इसमें भी जुड़े हुए हैं। बेसिकली जो विश्व बैंक है वो पांच टॉप संस्थान है उनको मिलाकर बनाया गया था। उस 5 संस्थानों में कौन-कौन से, आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए, आईसीएसआईडी, एमआईजीए, मिगा, इनको शामिल करके इस विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों मैंने 12 क्वेश्चन कवर किए हैं इसमें, और ये अप्रैल के टॉप 12 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद जो इसकी अप्रैल की अलग सीरीज आएगी, मतलब 2-3 क्लास में मैं अप्रैल को खत्म कर दूंगा। इतने क्वेश्चन मेन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, बाकी चलता रहता है यहाँ पे, इतना कोई पूछता नहीं है। जो मेन टॉपिक, जो हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं उन पे ही करंट अफेयर्स टिकी हुई होती है। बाकी आप 1.5 घंटे तक लाइव आके कुछ भी करते रहो, कुछ भी बताते रहो। डेली के 15 क्वेश्चन या दिन का 24 में से आप 1.5 घंटे करंट अफेयर्स में बर्बाद करोगे तो ऐसी कोई आपको खास फायदा नहीं होने वाला है। तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ, जो अप्रैल के टॉप क्वेश्चन है, मैं ये फर्स्ट सीरीज है, इसके बाद 2-3 और लाऊंगा और ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, तो ये आपका अप्रैल पूरा इसमें कवर हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप डेली ये 1.5-2 घंटे की क्लास में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है वो, अगर कुछ और भी आपको पढ़ने को मिल रहा है, कुछ अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, तो आप देख लीजिए। बाकी आपको इतना 1.5-2 घंटे का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कोई सी भी क्लास में। आप इसमें से पूरे महीने की 1-2 क्लास में, या कहीं आपको जो अच्छा लगता है, जो महीने में 1-2 क्लास में पूरा महीना खत्म करा देते हैं, वो क्लास भी देख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही शौक है कि डेली लूँ मैं, तो डेली भी ले लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए, ऐसी मंथ वाली क्लास भी ले लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आपको धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।